में जिस तरह मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ इंपॉर्टेंट है बेटा, वैसे ही समझो कि रेडिएशन में हमारा प्लैंक्स लॉ है बच्चा। ठीक है, क्या है प्लैंक्स लॉ? देखो, प्लैंक्स लॉ कहता है बेटा कि दुनिया में सबसे अच्छा इमीटर कौन है? ब्लैक बॉडी है। लेकिन हम तो जानते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा कौन है? ऑब्जर्वर। दुनिया में सबसे अच्छा ऑब्जर्वर ब्लैक बॉडी है बेटा, है ना? लेकिन प्लैंक ने महसूस किया कि सबसे अच्छा इमीटर भी ब्लैक बॉडी होगा, है ना? कैसे महसूस किया? सोचते हैं। इमेजिन करो बेटा, मान लो अगर इस कमरे में बहुत सारी बॉडीज रख दिया जाए, अगर हम इस कमरे में 2 बॉडीज रख दें, जिसमें से एक बॉडी और दूसरा बॉडी बिल्कुल अलग अलग तरह का हो, ठीक है बच्चा? इन दोनों का शेप और साइज सेम होना चाहिए और इस कमरे में रख करके छोड़ देंगे, ठीक है बच्चा? क्या होगा? दोनों बॉडी इमिट करेगा बच्चा, और देखो वो दोनों बॉडीज बाहर से हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, इमिट भी कर रहा होगा और एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, इमिट भी कर रहा होगा, एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, है ना बच्चा? अब सोचो, अगर उन दोनों को रख करके बेटा लंबे समय तक छोड़ दें, है ना? अगर उन दोनों को रख करके लंबे समय तक बेटा छोड़ दें, है ना? तो क्या होगा? लंबे समय तक उसको अगर तुम छोड़ दोगे बेटा, कभी ना कभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। अब अगर थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब अब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इंडिविजुअली कांस्टेंट है ना बच्चा? अब अगर दोनों बॉडी का बेटा टेम्परेचर इंडिविजुअली कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? सोचो, इसका मतलब यह हुआ कि जो बॉडी जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही इमिट कर रहा है ना बच्चा? जो बॉडी जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही इमिट किया, जितना इमिट किया उतना ही एब्जॉर्ब किया, है ना बच्चा? अगर दोनों प्रॉपर्टी, दोनों बॉडीज अलग अलग थे नेचर के, इसका मतलब जो ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा वो ज्यादा इमिट किया होगा ना बच्चा? बोलो, है कि नहीं? लेकिन among all the bodies we know that black body is the best observer, वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है। तो अगर वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है तो सबसे ज्यादा इमिट भी किया होगा बेटा, है कि नहीं? इसका क्या मतलब हुआ कि ब्लैक बॉडी ही सबसे अच्छा इमिटर है ना बेटा? ये लॉजिकली प्लैंक महसूस किया, जिसको बाद में किरचॉफ ने मैथमेटिकली प्रूफ किया। ठीक है बेटा, है ना? देखेंगे हम लोग किरचॉफ लॉ बाद में, पहले हम बात करें प्लैंक्स लॉ की। ठीक है बेटा? तो देखो बेटा, प्लैंक्स लॉ ने क्या कहा? प्लैंक ने कहा कि स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी, है ना बेटा? किसी ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, है ना बच्चा? ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, है ना? एंड टेम्परेचर, समझा बेटा? एंड टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है बेटा? क्या कहा उसने कि किसी भी ब्लैक बॉडी को देखो, अगर वो ब्लैक बॉडी इमिट कर रहा है बच्चा, है ना? तो ब्लैक बॉडी अगर इमिट कर रहा है बच्चा, है ना, तो हर वेवलेंथ पे इमिट करता है। कहा था ना मैं लास्ट क्लास में, हर बॉडी हर टेम्परेचर पे इमिट करता है। तो ब्लैक बॉडी अगर इमिट कर रहा है बच्चा, तो हर वेवलेंथ में इमिट कर रहा होगा, है ना? तो इसने कहा कि अगर तुम किसी भी वेवलेंथ में, किसी खास वेवलेंथ में अगर तुम बात करना चाहो बेटा कि कितना इमिशन हुआ, है ना, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम किस वेवलेंथ की बात कर रहे हो, है ना बच्चा? ये डिपेंड करता है कि तुम किस वेवलेंथ की बात कर रहे हो, और इस पर भी डिपेंड करता है कि तुम किस टेम्परेचर की बात कर रहे हो। ठीक है बच्चा? है ना? उसने क्या कहा? ई लैम्डा बी, उसने कहा ई लैम्डा बी, कहा था ना बेटा? ई लैम्डा का मतलब स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, बी लगा दिया तो क्या हो गया? ब्लैक बॉडी। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर फ्रॉम ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड टी, है ना बेटा? किसका फंक्शन है वो? वेवलेंथ का। और किसका फंक्शन है वो? टेम्परेचर का, है ना बच्चा? बात समझा?
हालांकि देखो बेटा इसका इक्वेशन भी है, प्लैंक ने एक इक्वेशन भी दिया, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है ना बच्चा, वो इक्वेशन हमारे कोई काम का नहीं है ना। हाँ लेकिन उससे बनने वाला जो ग्राफ है उससे बहुत सारी चीजें सामने आई है ना बच्चा। तो हमारे लिए प्लैंक का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा, तो इसको नोट कर ले पहले। सर भाई ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स द मोस्ट एंड व्हाइट बॉडी रेडिएट्स द मोस्ट, गलत सोच रहे हो बच्चा, गलत सोच रहे हो। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स द मोस्ट एंड व्हाइट बॉडी रिफ्लेक्ट्स द मोड, है ना, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना बच्चा कि ब्लैक और व्हाइट जो है ना बेटा ये बॉडी का कलर नहीं है ना बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट दीज आर नॉट द कलर्स, है ना। तुम मन में ये सोचो, तुम बेटा मन में ये सोचो है ना बेटा कि अगर बहुत सारे बॉडीज हमारे पास है, दुनिया की सारे बॉडीज की बात करें, अगर दुनिया की सारे बॉडीज का बेटा, दुनिया के सारे बॉडीज को अगर हम एक साथ रखें बेटा, है ना, तो यूं सोचो कि जो सबसे बॉडी बेटा अच्छा ऑब्जर्व कर रहा है वही सबसे अच्छा इमिट कर रहा होगा। क्यों सोचते हैं, पहले ऑब्जर्व की बात करें, पहले ये सोचो, कॉमन सोचो। मान लो दुनिया में इनफाइनाइट तरह की बॉडी बेटा, इनफाइनाइट तरह के मटेरियल, सभी को एक कमरे में रख दिया जाए बच्चा, है ना, सारे बॉडीज पे रेडिएशन गिरा, सारे बॉडीज पे रेडिएशन गिरा बेटा, तो कोई कम ऑब्जर्व कर रहा होगा, कोई ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा होगा, है ना बेटा। तो उनमें से सारे बॉडीज में से जो सबसे अच्छा ऑब्जर्व किया, जो सारा का सारा ऑब्जर्व कर लिया, हम लोगों ने उसका नाम दे दिया ब्लैक बॉडी, है ना बच्चा। उसका मतलब ब्लैक कलर का ही होगा, दिखेगा तुमको, जरूरी नहीं है बच्चा, ठीक है। उनमें से जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है बेटा, सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट किया, उसका हम लोगों ने नाम दे दिया व्हाइट बॉडी, ठीक है बेटा, ठीक है। ब्लैक और व्हाइट क्या है बेटा, सरफेस की प्रॉपर्टीज हैं, ये कलर बिल्कुल नहीं है बच्चा, है ना, कलर मत सोचना। लास्ट में क्या लिखा है, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इन केल्विन, ये केल्विन है बच्चा, ई लैम्डा बी इक्वल टू एफ लैम्डा टी, है बेटा। ब्लैक बॉडी व्हाइट बॉडी ये सब बेटा आइडियली कॉन्सेप्ट है ना, ये सब आइडियल कंडीशन है। देखो बच्चा, देखो बच्चा आगे, तो प्लैंक के नियम के अनुसार बच्चा, प्लैंक के रूल के अनुसार, है ना, ये जो हमारा इक्वेशन बना है ना बच्चा, इस इक्वेशन के लिए प्लैंक ने ग्राफ दिया, ठीक है बच्चा। प्लैंक ने क्या ग्राफ दिया, देखो बेटा प्लैंक ने ग्राफ दिया कि ई लैम्डा बी वर्सेस वर्सेस लैम्डा ग्राफ, ठीक है बेटा, क्या लैम्डा, इसका और इसका ग्राफ, है ना बेटा। इसका मतलब टी मान लिया गया, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट, या कहो टेम्परेचर कांस्टेंट मान लिया जाए, तो मन में सोचो बेटा कि यहाँ जो इक्वेशन है लैम्डा का भी है और टी का भी है। अगर मैं टी की वैल्यू 100 केल्विन पुट कर दूं, है ना बच्चा, तो फिर ये किसका हो जाएगा इक्वेशन, सिर्फ लैम्डा का हो जाएगा। फिर टी की वैल्यू पुट कर दिया मान लो 200 केल्विन, फिर टी का वैल्यू पुट कर दिया 300 केल्विन, है ना बेटा। तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए जो ग्राफ बनाया गया बेटा वो ऐसा बना ग्राफ, देखो ठीक है बेटा, ऐसा कुछ ग्राफ बना। हर ग्राफ में देखो ये टेम्परेचर, एक मिनट, हर ग्राफ में गौर करने की बात, ये टेम्परेचर T1 का ग्राफ, ये टेम्परेचर T2 का ग्राफ, ये टेम्परेचर T3 का ग्राफ, जहां T1 की वैल्यू
बड़ा है बेटा T2 से, और T2 का वैल्यू बड़ा है बेटा T3 से, है ना। जैसे कि तुम y बराबर mx प्लस सी रखो, y बराबर mx प्लस सी में अगर तुम c का वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ बच्चा, तो अलग अलग बनेगी ना स्ट्रेट लाइन, है ना। वैसे वही समझो, वैसे ही इस t का वैल्यू समझो, अलग अलग पुट करने से ऐसा हमारा ग्राफ बना, है ना बच्चा। हर ग्राफ का जो मैक्सिमा है बेटा, हर ग्राफ का जो मैक्सिमा है वो एक दूसरे से अलग अलग है। ये ग्राफ का मैक्सिमा यहाँ पे आ रहा है, इसका मैक्सिमा यहाँ पे आ रहा है, ये मैक्सिमा यहाँ पे आ रहा है ना बच्चा। और ये ग्राफ तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे, है ना। ये ग्राफ का इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे, बिकॉज द इक्वेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेट। इसमें एक्सपोनेंशियल भी है ना बेटा, उसमें लॉग भी है, ठीक है ना बेटा, तो उसमें नहीं ड्रॉ कर पाओगे, इसलिए ग्राफ तुमको याद रखना है, ठीक है बच्चा। और इस ग्राफ से क्या क्या निकलता है निष्कर्ष, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कंक्लूजन्स फ्रॉम ग्राफ, ठीक है बेटा। तो ग्राफ से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, वो कॉन्सेप्ट सीखो। सबसे पहला पॉइंट देखो बच्चा, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हर ग्राफ देखो बेटा कहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से। और हर ग्राफ देखो बेटा कोई भी लैम्डा को कट नहीं किया, हर ग्राफ लैम्डा के लिए एसिम्टोट है। मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे ऑल वेवलेंथ, ऑल wavelengths are all wavelengths are available in emission at all temperature, है ना बेटा। टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, हर टेम्परेचर पे हर तरह का वेवलेंथ अवेलेबल है ना बच्चा। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या सीखा बेटा हमने, गौर करो क्या दिख रहा है बेटा। अगर मैं इस ग्राफ को एक वर्टिकल लाइन से कट कर दूं, है ना बेटा, हर बार क्या दिख रहा है बेटा, सबसे ऊपर ये कट किया, फिर ये कट किया, फिर ये कट किया, है ना बेटा। इसका मतलब चाहे वेवलेंथ कोई भी हो, चाहे वेवलेंथ बच्चा कोई भी हो, है ना, हर वेवलेंथ में कम टेम्परेचर वाले का रेट ऑफ इमिशन कम है, ज्यादा टेम्परेचर वाले का रेट ऑफ इमिशन ज्यादा है बेटा, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, एट हायर टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर रेट ऑफ रेट ऑफ रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन इज हायर इन ऑल वेवलेंथ। समझा बेटा, हर अलग अलग वेवलेंथ में ये इमिट कर रहा है ना। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना बेटा, तो सारे के सारे वेवलेंथ में एनर्जी बढ़ जाएगी, किसी में घटेगी नहीं, ठीक है बच्चा। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो बेटा, हर ग्राफ का मैक्सिमा अलग अलग है, हर ग्राफ का मैक्सिमा अलग अलग है बच्चा, ठीक है। बात समझा बेटा, तो क्या कहोगे, एट every temperature, at every temperature there is a particular wavelength, there is a particular wavelength, ठीक है बेटा, in which emission is maximum, है ना बेटा। क्या दिख रहा है, कहोगे हर टेम्परेचर पे, हर टेम्परेचर पे एक मैक्सिमा है, हर टेम्परेचर पे एक मैक्सिमा है, हर टेम्परेचर पे एक मैक्सिमा है, लेकिन सबका हाइट अलग अलग है, सबका वेवलेंथ भी अलग अलग है ना बच्चा। लिख लो इसको, कमेंट डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, बात ही करते हैं। बाबा ठाकुर बोलो बेटा।
सर पहले वाले में डाउट था, क्लियर हो गया। ओके बच्चा। आर शर्मा बोलो। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे ब्लैक बॉडी और व्हाइट बॉडी आपने बताया है कि कोई कलर हाँ नहीं है, वैसे नेचर है। हाँ, नाम है, सही बात। तो ऐसे ही, लेकिन ये कहते हैं ना कि जैसे डार्क कलर जो होते हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो कलर हाँ में भी बेटा। वो ऐसा क्यों होते हैं? बेटा हम पहले सोचते हैं ये, देखो बच्चा, डार्क कलर ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ये हम आम जरूर सोचते हैं बेटा। लेकिन ये बताओ, किसी भी बॉडी के कलर का दिखना, किसी भी बॉडी को देखने का मतलब क्या हुआ? कि लाइट वहां से निकल के हमारी आंखों तक पहुंची। बोलो बच्चा। यस सर। यस सर। बेटा लाइट वहां से निकल के तुम्हारी आंखों तक पहुंची, इसमें दो बातें हो सकती है ना। या तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हो, हाँ। या तो वो लाइट या इमिट कर रही रिफ्लेक्ट। हो। यस सर। बोलो बच्चा। यस सर। तो अब सोचो कि मान लो उस पे गिरने वाला सारा लाइट वो ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन जो इमिट कर रहा है वो कर रहा है रेड कलर में, तुम्हें कैसा दिखेगा? रेड। रेड दिखेगा ना बेटा। यस सर। लेकिन उस पे गिरने वाला सारा वो ऑब्जर्व किया है, इसका मतलब वो कैसा सरफेस है? उस पे गिरने वाला सारा रेडिएशन अगर वो ऑब्जर्व कर लिया है बेटा, तो कैसा बॉडी है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी है ना। देखो ब्लैक बॉडी होते हुए भी वो तुमको रेड दिख सकता है ना। हाँ सर। यस सर। समझ गए? यस सर। यस सर। रोशन। रोशन बोलो। हो गया सर, बात क्लियर। बोलो बोलो। हो गया। यस सर। ओके। अमन दुबे। अमन दुबे। कुछ बोलना है बेटा? नरेश। सर एसएचएम के सॉल्यूशन मंगवा दो सर, कहीं से पेपर में आ रहा है। मैंने बोल तो दिया बेटा अपलोड करने के लिए रजू सर पे। सर देखो वो कब अपलोड करते हैं। पेपर में आ रहा है सर इस बार। हाँ वो तो पता है मुझे बेटा, पेपर में आ रहा है। करो सर कुछ, आप मंगवा लो या तो। हाँ मैं दोनों बातें बोल दिया उनको, या तो अपलोड कर दें या मुझे भेज दें, ताकि मैं तुम लोग को दे सकूं। एक और बार कहो सर, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर कर देंगे आज। चलो तुम्हारी बात मान ली मैंने। शिवांशु मिश्रा। सर ये टेम्परेचर वाला जब समझ में आया कैसे किया है। देखो बेटा ये टेम्परेचर ग्राफ की। जो है ना, ये समझना नहीं है बेटा। हर ग्राफ का हर इक्वेशन है, कोई ना कोई ग्राफ होता है ना बच्चा। हाँ। वैसे ही प्लैंक्स का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो प्लैंक ने टेम्परेचर मतलब। एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया इक्वेशन। अच्छा। प्लैंक ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया इक्वेशन, और उसका एक ग्राफ दिया हम लोग को। ठीक। ठीक है। ठीक। थैंक ओके बच्चा। मेरा माइक सही नहीं है। और एग्जाम्पल क्या है ब्लैक बॉडी का? बेटा ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि बेटा ब्लैक बॉडी या व्हाइट बॉडी ये सब आइडियली कॉन्सेप्ट है बच्चा, है ना। ये सब एग्जिस्ट नहीं करती वाकई में, है ना बेटा। ये सब बॉडी नेचर में, प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करती। ये कॉन्सेप्ट है एक, है ना। आगे देखो बच्चा, जो प्लैंक ने लॉ दिया बच्चा, है ना, उसी प्लैंक के लॉ पे, उसी प्लैंक के लॉ को इस्तेमाल करते हुए आया हमारा क्या? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है बेटा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आया। ठीक है बच्चा। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है ना। तो वेन्स ने क्या किया, इस ग्राफ के मैक्सिमा को ही एनालाइज किया, इस ग्राफ के मैक्सिमा को ही एनालाइज किया। ठीक है बेटा। और क्या कहा उसने? उसने कहा बेटा द
wavelength, the wavelength corresponding to maximum rate of emission, है ना बेटा, is inversely proportional to temperature in Kelvin, है ना बेटा। वेंस ने क्या कहा कि जो मैक्सिमा आ रहा है ना तुम्हारा जो मैक्सिमा आ रहा है बच्चा, ये मैक्सिमा किस वेवलेंथ पे आएगा, वो टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बेटा, कैसे कहा उसने, तो देखो बेटा, जिस समय ये लॉ दिया गया होगा बेटा, उस समय कैलकुलस का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, है ना बच्चा। लेकिन अब हम लोग गेस कर सकते हैं कैसे दिया होगा, है ना। तो देखो बेटा, जो प्लैंक का लॉ था, है ना बेटा, प्लैंक का जो लॉ था वो था ई लैम्डा बी इज फंक्शन ऑफ लैम्डा एन टी, है ना बच्चा। तो अगर मुझे ई लैम्डा बी मैक्सिमम कहना है बेटा, तो क्या कहेंगे, डी ई लैम्डा बी बाई डी लैम्डा इक्वल टू 0। बोलो, फॉर मैक्सिमा और फॉर मिनिमा दोनों के लिए बोल सकते हो बच्चा, ऐसा है ना। जब तुमने ऐसा बोला बेटा, ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद मैथमेटिकली सॉल्व करके वैल्यूज का आया लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना बेटा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा वेन्स कांस्टेंट, है ना बेटा। इसका नाम क्या है, वेन्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कट गया, 1 मिनट। तो देखिए बेटा, इसका नाम है हमारा है वेन्स कांस्टेंट, और इस वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू है 0.0029 मीटर केल्विन। कितना, 0.0029 मीटर केल्विन, है ना बच्चा, फॉर ब्लैक बॉडी, है ना बेटा। ब्लैक बॉडी के लिए इस वैल्यू को तुम इस्तेमाल कर सकते हो, है ना बच्चा, लेकिन बाकी सब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है बच्चा, है ना। ये हमारा बन गया फॉर्मूला, लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट, सो लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लैम्डा एम क्या है, तो कहना लैम्डा एम इज द वेवलेंथ इन विच rate of emission at temperature T is maximum। ठीक है बच्चा, लिख लो। श्रिया बोलो। श्रिया नहीं बोलेगी। मनीष, मनीष को भी नहीं बोलना। अमन आर्यन। सर ये 0.0029 कहाँ से आया सर? अरे बेटा बताया ना तेरे को यार कि ये जो हमारा यहाँ पे एक इक्वेशन जो बेटा वो इक्वेशन है, वो इक्वेशन तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन प्लैंक के पास इक्वेशन थी ना, वो इक्वेशन को सॉल्व करके आया वैल्यू। ये असल में वो बी नहीं आया, असल में यही वैल्यू आई, असल में वैल्यू वही आई, तो उसका नाम दे दिया उसने बी। सर इमिशन मतलब, फिर से बोलो सर। इमिशन सर वो जो लिखा है सर, एक डेफिनेशन सर, द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेट ऑफ इमिशन। हाँ, वो वेवलेंथ जिसमें सबसे ज्यादा इमिशन होगा। इमिशन मतलब सर, the wavelength corresponding to maximum rate of emission is inversely proportional to temperature in Kelvin। गैलेक्सी ऑन 8। सर वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, जो आपने अभी रेड लाइन खींच के बताया था ग्राफ पे, वो बता दीजिए। बेटा मैंने लाइन खींच के बताया था कि देखो इस लाइन में सबसे ऊपर कौन कट किया, T1 का ग्राफ,
यस सर। तो T1 के ग्राफ सबसे ऊपर कट किया, इसका मतलब उसके लिए E लैम्डा बी सबसे ज्यादा है। यस सर। इसका मतलब उसके लिए रेट ऑफ इमिशन सबसे ज्यादा है। तो सर सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाले में सबसे ज्यादा इमिशन है। समझा बेटा? यस सर। सर ई लैम्डा बी को आपने क्या कहा था? स्पेक्ट्रल एमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। हाँ, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है। अर्पित जैन बोलो। अर्पित जैन। बोलो बेटा। कोई आवाज नहीं आ रही बेटा। सॉरी। टॉम क्रूज। हेलो बोलो बच्चा। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा। सर जो ये ई लैम्डा बी में जो बी है और सर ये जो वेंस कांस्टेंट है वो सर दोनों ये अलग डिफरेंट अलग है। है? बी तो वहां बी फॉर ब्लैक बॉडी है, यस सर। और यहाँ बी अकेला है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके बच्चा। बोलो भाई, तुम लिखियो ब्लैक होल एग्जाम्पल हो सकता है क्या? पूछो। नहीं बोल रहा है कुछ। ब्लैक होल एग्जाम्पल नहीं हो सकता बेटा, इसलिए बिकॉज ब्लैक होल का जो ब्लैक होल नेचर है कि सारा लाइट वो ऑब्जर्व कर लेता है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन, वो सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है बच्चा। रोशन। सर लैम्डा एमटी का मतलब क्या हुआ? लैम्डा एम बताओ तो बेटा। लैम्डा एम हमारा वो वेवलेंथ है जिसमें सबसे ज्यादा इमिशन हुआ। जैसे कि मैक्सिमा है ना बेटा, ये देखो। यस सर। इसके लिए लैम्डा एम क्या है? लैम्डा 1 है। इस टेम्परेचर के लिए लैम्डा एम की वैल्यू लैम्डा 1। इस टेम्परेचर के लिए लैम्डा एम की वैल्यू लैम्डा 2। ठीक है। यस। अब देखो बेटा, क्वेश्चन देखा जाए। देखो बेटा, क्वेश्चन हमारा है कि एज्यूम दैट, मान लो, एज्यूम दैट सन इज ए ब्लैक बॉडी। ठीक है बेटा, ऐसा मान लिया जाए कि सन जो है बेटा ब्लैक बॉडी है, एंड सनलाइट, और सनलाइट जो है ना बेटा हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी को वही समझो बेटा, इस इमिसिव पावर, इस इंटेंसिटी को भी इमिसिव पावर ही कह सकते हो। मैक्सिमम इंटेंसिटी इन येलो कलर है ना बेटा। येलो कलर में सबसे ज्यादा उसकी इंटेंसिटी है। ठीक है बेटा। लैम्डा येलो का एवरेज वैल्यू ये तुमको दिया है 5000 एंगस्ट्रम। ठीक है बच्चा। ठीक है, तो कहता है फाइंड नहीं दिख रहा ना, यहां ऊपर लिखता हूं। फाइंड टेम्परेचर ऑफ सन। ठीक है बेटा, तो सन का टेम्परेचर कितना है बनाओ, इसी लॉ को इस्तेमाल करो। तो तुम्हारा आंसर करने के लिए मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं। आंसर करो। बोर्ड की प्रिपरेशन कब होगी? बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बेटा अभी से ही शुरू कर लो। हर दिन आधे घंटे या 1 घंटे एनसीईआरटी पढ़ने का समय दो। गलत है बेटा यस तुम्हारा। मनीष कुमार 001। सर पूछ रहा था ये जो ब्लैक बोलो। सर पूछ रहा था ये जो आपने ग्राफ बनाया सर, हाँ,
ब्लैक बॉडी का है ना सर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ सिर्फ ब्लैक बॉडी का है ये। सर इससे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ाया था सर? नहीं, आज तो ये स्टार्ट किया मैंने। ग्राफ से ही नहीं स्टार्ट किया सर? हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। और बेटा सब लोग थोड़ा टाइम पे क्लास आया करो बच्चा, तुम लोग के थोड़ा लेट हो जाने की वजह से थोड़ा कम पढ़ा पाया मैं आज। सर थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया सर, बस फर्स्ट टाइम आया था सर मुझे। ओके बच्चा, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। अमितेश गुप्ता सही आया, डेल का सही आया। 58,000 नहीं रहे, 5800 आएगा, चेक करो। अथर्व का भी सही है, कुछ संचलिया का भी सही है, मैकबुक सही। सिस्टम गड़बड़ है बेटा। असद आलम, कनीस, केजे, कनीस, तेजस्वी, सत्यार्थ, जुपिटर, अंकित, सबका सही। जतीन शर्मा भी सही, हाजी मस्तान का भी सही, प्रियांशु का भी सही। ठीक है बेटा, चल मैं देखता हूं, जिसका नहीं बना मैं बना रहा हूं बेटा। तो देखो बेटा, अगर हमने सन को क्या मान लिया है, ब्लैक बॉडी, तो अगर सन को बेटा मैंने मान लिया ब्लैक बॉडी, इसका मैं फिर तो बोल सकता हूं ना बेटा, लैम्डा एम टी बराबर 0.0029 है ना बच्चा। इसका मतलब t इज इक्वल टू, तो ये हो गया 29 इंटू 10⁻⁻7 -3 -4 डिवाइड बाई 5000 एंगस्ट्रम। बोलो बच्चा, डिवाइड बाई 5000 एंगस्ट्रम। ये कितना हो जाएगा, 29 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 10⁻³ +3। तो आ गया बेटा 5800 केल्विन, है ना बच्चा। ठीक है, इसका मतलब अगर सन वाकई में ब्लैक बॉडी है तो सन का टेम्परेचर 5800 केल्विन होना चाहिए। ठीक है बच्चा, शक्ति बोलो। अगर ब्लैक बॉडी नहीं होता तो गेस करो, अगर ब्लैक बॉडी नहीं होता बेटा तो टेम्परेचर इतने से काम चलता, या ज्यादा होना चाहिए था टेम्परेचर, या कम? हम सोचेंगे बेटा इस तरह से कि अगर ब्लैक बॉडी है ना ये, यस सर, तो सबसे अच्छा एमीटर है, यस है सर, ना। लेकिन यस अगर सर, कोई दूसरा बॉडी होता तो इतना ही इमिट करने के लिए उसको ज्यादा टेम्परेचर पे होना पड़ता ना। यस सर, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए था ना बेटा। यस सर, समझ गया। ठीक है, ओके सर। चलो आगे देखो बच्चा, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है बेटा, एन आयरन रॉड, है ना बेटा, एक आयरन रॉड appears रेड, है ना। लोहे को गर्म करो, लोहे को गर्म करो बेटा, लाल दिखता है ना बेटा, है ना। तो appears रेड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बच्चा। तो कहता है फाइंड टेम्परेचर at which it will appear येलो, है ना बच्चा। आयरन के रॉड गर्म करोगे ना, पहले होगा लाल, और ज्यादा गर्म करोगे तो येलो हो जाएगा, और ज्यादा गर्म करोगे तो ब्लू हो जाएगा, है ना बच्चा। सवाल दिया है लैम्डा येलो का एवरेज, ये है बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा रेड का एवरेज है बेटा, कितना दे दूं, ये लगभग मान लो बेटा 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो बनाओ बनाओ। श्रिया बोलो, अनम्यूट तो करता हूं बेटा, तुम हैंड रेज करो। केशव काबरा, लो कोई और कर दिया हैंड रेज। कुछ समझ लिया का आया 280 केल्विन, चेक करो बच्चा। चलो केशव से ही पहले बात कर लेते हैं, बोलो केशव, केशव काबरा।
सर अब तो हो गया क्लियर सर। हो गया क्लियर, ओके बच्चा। अर्पित जैन, दो अर्पित जैन हैं, बोलना बेटा कुछ। दूसरा अर्पित जैन, सर बोलो। अभी मैंने नेट पे देखा था, सन का टेम्परेचर 5778 आ रहा है। 5778 केल्विन। अतः अप्रोक्स हुआ ना उतना ही, 5800 के आसपास हुआ ना ये। यस सर। इसका मतलब सन वाकई में क्लोज ब्लैक बॉडी के अप्रोच करता है। सर तो सर सारे स्टार्स भी ब्लैक बॉडी होंगे? नहीं नहीं, जो भी नहीं है ऐसा। क्योंकि सर बोलो बोलो। जो बड़े बड़े स्टार होंगे सर, उनका हाँ टेम्परेचर वो और बड़े हैं सन से, तो उनका हाँ बहुत ज्यादा उनमें एमिशन हो रहा बेटा, होगा, सिर्फ मतलब। सिर्फ 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 बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, उसके सरफेस का एक खास गुण होना चाहिए, है ना। और जो तुमने नेट पे देखा है बेटा, तुम भी जानते हो ना कि सन का टेम्परेचर परफेक्टली अब तक नहीं नापा गया कभी भी, है ना। तो सब अलग अलग थ्योरीज है बेटा। रवि कुमार, सर वेवलेंथ का एवरेज यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा येलो कलर या रेड कलर जो होता है बेटा, वो सिंगल वेवलेंथ नहीं है। रेड कलर जो होता है बेटा, वो 7000 से लेकर कुछ और रेंज तक होता है ना। यस सर, तो यहाँ रेड इसलिए कौन सा वेवलेंथ है बताने के लिए मैंने किया। अभिषेक, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा आंसर आया है, किसका सही है तो मुझे भी नहीं पता। देखता हूं बच्चा मेरा क्या आता है। एक मिनट, बैटरी बोलने वाली है यार। देखो बच्चा, क्या कहेंगे सोल्यूशन में कि ये तो आयरन रॉड लिखा है ना बच्चा, ये तो लिखा है बेटा आयरन रॉड, ये तो लिखा नहीं कि ब्लैक बॉडी है। मतलब एक कैसा ही बॉडी हो सकता है। तो अगर एक कैसा ही बॉडी हो सकता है बच्चा, तो क्या कर देंगे हम लोग, लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2, है ना बच्चा। इसका मतलब T2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 T1 बाई लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 कितना हो गया देखो, लैम्डा 1 हमारा कितना था बेटा, रेड ना। तो लैम्डा 1 हो गया बेटा 7000, ये हो गया 7000 10 पावर -10 इंटू T1 200 के बेटा, केल्विन में कितना कर दोगे तो हो जाएगा बेटा ये 473 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बेटा 5000 10 पावर -10, है ना बच्चा। तो ये कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्स में देखते हैं बच्चा। सेवन इंटू 473 डिवाइडेड बाई 5। हाँ बहुत बच्चों का दिखा था मुझे आंसर ये 662.2 केल्विन, है ना बेटा, इज इक्वल टू -273, ये हो गया बेटा 389.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चा। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है, लगभग सारे ही बच्चों का सही आंसर था। देखो बेटा, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, तो देखो बच्चा स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ में, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ में क्या कहता है, देखो बच्चा ये कहता है बेटा कि जो प्लैंक्स लॉ था ना बेटा हमारा, ये प्लैंक्स लॉ क्या था, तो ई लैम्डा बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैम्डा एन टी, है ना बच्चा। ई लैम्डा बी इज फंक्शन ऑफ लैम्डा एन टी, है ना बच्चा। अब देखो, अगर मैं कहना चाहूं बेटा कि टोटल इमिसिव पावर, ठीक है बेटा,
अगर मैं कहना चाहूं बेटा टोटल इमिसिव पावर, है ना बच्चा, ये क्या है, ये है सिंगल वेवलेंथ में, ये है बेटा इन सिंगल वेवलेंथ, और मैं कहना चाहता हूं बेटा टोटल इमिसिव पावर, है ना। तो टोटल इमिसिव पावर क्या कहेंगे, तो बताया था ना, ई लैम्डा इक्वल टू डी ई बाई डी लैम्डा, है ना बच्चा। और फिर कहा था ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा, बोलो बेटा, ठीक है। अगर तुम बेटा ये ब्लैक बॉडी के लिए कह दोगे तो ये भी तुम्हारा ब्लैक बॉडी का हो जाएगा, है ना। और अपने नोट्स में चेक करो बेटा, तो ये चेक करोगे, है ना, तो इसका लिमिट मैंने कहा था 0 से इनफाइनाइट, है ना बेटा। तो ई लैम्डा बी वो तो प्लैंक ने दे दिया बेटा अपने लॉ में, है ना बेटा, प्लैंक के लॉ में ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को वहां पुट किया और उसको इंटीग्रेट किया। जब उसको इंटीग्रेट किया बेटा तो क्या आया, वैल्यू आया ई बी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी पावर 4, है ना बेटा, ई बी इक्वल टू सिग्मा इंटू टी पावर 4। और ये सिग्मा क्या है, इस सिग्मा वैल्यू है बेटा 5.67 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4, है ना बेटा, जिसको कि अप्रोक्सीमेटली 17/3 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4 कहा जा सकता है, ठीक है बच्चा, है ना। तो वेन्स का लॉ क्या हुआ, तो वेन्स का लॉ क्या है, तो क्या कहोगे, वेन्स का लॉ क्या है कि जो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है ये 4th पावर ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन है ना बच्चा। लॉ क्या बना देखो, तो स्टीफन ने स्टेटमेंट क्या दिया अपना, तो स्टीफन का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है बेटा कि इमिसिव टोटल emissive power from a black body is proportional to 4th power of temperature in Kelvin, है ना बेटा, केल्विन के टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, ये इसका लॉ है, लिख लो, ठीक है ना बच्चा। इसका मतलब ही क्या हो गया, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस कौन से ग्राफ का, प्लैंक लॉ का, इसका मतलब क्या हो गया, प्लैंक लॉ का ग्राफ का एरिया, है ना बच्चा, लिख लो। लिख लो बच्चा, विक्रम सिंह बोलो। हेलो सर। बोलो बोलो सर एंगस्ट्रॉम को केल्विन में कैसे, बोलो एंगस्ट्रॉम को, सर पिछले न्यूमेरिकल्स में हाँ एंगस्ट्रॉम को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया, एंगस्ट्रॉम को केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, हम कैसे करें। तो सर फिर से समझ में नहीं आ रहा था, मतलब तो लॉ ना बना रहे, फॉर्मूला ना बना, लैम्डा इनटू टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट। यस सर। तो लैम्डा को पुट कर देंगे मीटर में और टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में, तभी तो बी का वैल्यू भी था मीटर केल्विन। ओ ठीक है, थैंक यू सर। अग्रिम, बोलो अग्रिम। हेलो सर। बोलो सर पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट था, अब तो आपने रेस कर बोलो? दिया। डाउट क्या है बोलो। सर आपने जो क्वेश्चन कराया था एज्यूम दैट सन इज ब्लैक बॉडी वाला, हाँ, उसमें आपने टेम्परेचर में 29 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 5000 एम्पियर लिखा था। एम्पियर नहीं था बेटा, वो एंगस्ट्रॉम था। हाँ ठीक है,
क्वेश्चन में दिया हुआ था ना एंगस्ट्रॉम, वो हाँ फिर एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज किया। हाँ ठीक है सर। भाई ऐसे ऐसे डाउट पूछोगे तो क्या बताऊंगा मैं यार, फिर लग रहा है पूरा समय की बर्बादी हो रही है। नोट कर बच्चा, फटाफट नोट कर। अब देखो बेटा इमिसिविटी, इमिसिविटी क्या है? तो देख बेटा, मान लिया बेटा ये एक बॉडी, कौन सा बॉडी है? ब्लैक बॉडी। मान लो एक ब्लैक बॉडी है, और एक और बॉडी मान लो बेटा ये कोई जनरल बॉडी है, ये कोई सामान्य बॉडी है, और ये हमारा बेटा ब्लैक बॉडी है। ठीक है, टोटल इमिसिव पावर का मतलब क्या होता है? टोटल इमिसिव पावर का मतलब बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से निकलने वाला एनर्जी है ना बेटा। ये बॉडी भी टेम्परेचर टी पे है बेटा, और ये बॉडी भी टेम्परेचर टी पे है। अब इसमें अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लूं बेटा, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया से निकलने वाला एनर्जी जो है बेटा वो ईबी है ना, और इसके 1 मीटर स्क्वायर से एनर्जी निकलने वाला बेटा ई है ना। ये फॉर ब्लैक बॉडी और ये फॉर जनरल बॉडी है ना। और तुमने कहा था कि ब्लैक बॉडी अगर सबसे अच्छा इमीटर है बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ब्लैक बॉडी बेटा सबसे अच्छा इमीटर है, इसका मतलब ई जो होगा वो ईबी से कम होगा। बोलो बेटा, ई जो होगा वो ईबी से कम होगा। समझे बेटा? ये तो पक्का ब्लैक बॉडी है, लेकिन ये कोई भी बॉडी हो सकता है ना। अगर ये कोई भी हो सकता है तो हो सकता है कि ये ब्लैक बॉडी भी हो। तो अगर ब्लैक बॉडी हुआ तो फिर इक्वल टू कर देंगे, है ना बच्चा। तो ई जो होगा लेस देन इक्वल टू ईबी होगा। तो फिर बेटा ई अपॉन ईबी, ई अपॉन ईबी है ना बेटा। इसको कहा गया क्या? इमिसिविटी। इसको कहा गया इमिसिविटी ऑफ जनरल बॉडी। ठीक है बेटा, इसको कहा गया किसी जनरल बॉडी का इमिसिविटी, है ना बच्चा। तो इसको अगर यहां देखो तो क्या कहोगे? ई इज लेस देन इक्वल टू 1। ई जो हमारा है वो क्या है? लेस देन और इक्वल टू 1। बात समझ गया? कोई पूछे इमिसिविटी क्या है तो क्या कहोगे? कोई भी एक जनरल बॉडी ब्लैक बॉडी के मुकाबले में कितना गुना कम इमिट करता है ना, वही इमिसिविटी है ना। अगर कोई जनरल बॉडी किसी ब्लैक बॉडी के मुकाबले में सेम टेम्परेचर पर रहते हुए भी आधा इमिट करता है तो ई का वैल्यू हाफ। अगर 1/3 इमिट करता है तो वैल्यू 1/3। अगर 1/4 इमिट करता है तो ई का वैल्यू 1/4 है ना बेटा। तो इमिसिविटी क्या बतलाता है कि वो जनरल बॉडी ब्लैक बॉडी के मुकाबले में कितना इमिट कर रहा है। ठीक है बच्चा, लिखो। तो देख बेटा, तो फिर इस वाले से क्या कह देंगे बेटा हम लोग? E इज इक्वल टू ई इंटू ईबी है ना बेटा। और ईबी कितना था तुम्हारा? सिग्मा इंटू टी पावर 4 है ना बेटा। ई था हमारा सिग्मा इंटू टी पावर 4। तो क्या हो गया बेटा? ये हो जाएगा ई सिग्मा इंटू टी पावर 4 है ना बेटा। अब ये फॉर्मूला किसका हो गया?
ये किसी भी सामान्य बॉडी के लिए हो गया, ये हर किसी बॉडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बट ध्यान रखें ई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। लिख लो। बोलो बच्चा। सर हाँ बोलो। सर पिछले वाले में स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ में सर वहां पे ई लैम्डा बी था सर, तो वहां पे लिमिट 0 से इन्फिनिटी क्यों है सर, वो नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि कोई ब्लैक बॉडी जो है बेटा वो किस वेवलेंथ में करता सर है इंटीग्रेट किया था ना सर। हाँ सुन तो बेटा, प्लैंक्स के लॉ में वेवलेंथ कहां से कहां तक गया था ग्राफ में? सर वो तो मतलब इन्फिनिटी को टच करता है सर, टेंडिंग करता है। हाँ, इसका मतलब इमिशन जो है वो हर वेवलेंथ में होता है ना। यस सर। इसका मतलब हर वेवलेंथ के एनर्जी को ऐड करेंगे तब आएगा टोटल इमिसिव पावर। यस सर, छोटे छोटे पार्टिकल को। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। एमएस वीरा बोलो। सर ये एमिसिविटी नहीं समझ आई सर, यहाँ पे जो आपने बताया था। अभी मैंने एमिसिविटी के बारे में क्या बोला था, क्या है एमिसिविटी? सर मैंने अभी देखा नहीं था ना, मुझे पता नहीं चला कि उसका। सर आपने इतना बस समझ आ रहा है कि सर ब्लैक बॉडी का, अगर सर ब्लैक कोई बॉडी है तो उसका जो इमिसिव पावर होगा वो ईबी से प्रेजेंट करेंगे, और इसका यहाँ देख रहे हो बेटा, और जनरल से ई होगा। डायग्राम में देखो। यस सर। अगर ये इमिट करता हो 10 जूल, हाँ, और ये इमिट करता हो 5 जूल, यस सर, तो इमिसिविटी 5/10। अच्छा समझ गए? हाँ यस सर। हाँ, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी के मुकाबले में जितना गुना वो कम इमिट करेगा वही इमिसिविटी है। यस सर, यस सर। अब देखो बेटा, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ किसके बारे में है? तो कहोगे अभी तक जो बात हुई किसकी बात हो रही थी? सिर्फ इमिशन की बात हो रही थी, है ना बेटा। पहले हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन की, फिर बात की हमने अभी इमिशन की, है ना बेटा। लेकिन वाकई में क्या हो रहा है बेटा? एब्जॉर्ब भी हो रहा है और इमिट भी हो रहा है ना बच्चा। तो अगर एब्जॉर्ब भी हो रहा है, इमिट भी हो रहा है बेटा, इसका मतलब इन रियलिटी इमिशन और प्लस एब्जॉर्प्शन, है ना बेटा। ये दोनों बातें हो रही है ना। तो अब अगर हम दोनों बातें करना चाहें, अब अगर हम बातें करना चाहें क्या, इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों की बात करना चाहें, है ना बेटा, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ सबसे पहले क्या कहा, देखो बच्चा, किरचॉफ ने कहा कि मान लो अगर दो बड़े बड़े सरफेस, बहुत बड़े बड़े सरफेस, है ना बच्चा, ये दो सरफेस जो है ना बेटा, इनका साइज बहुत बड़ा है। किसके मुकाबले में? इनकी दूरी के मुकाबले में, है ना बच्चा। इनकी दूरी के मुकाबले में साइज बहुत बड़ा, ठीक है। तो देख बेटा, ये दूरी के मुकाबले में ये साइज जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर दो सरफेस एक दूसरे के बहुत पास पास रखे जाएं, है ना, तो यहां से निकलने वाला रेडिएशन सारा इस पे गिरेगा, है ना बच्चा। इससे निकलने वाला रेडिएशन सब इस पे गिरेगा। अगर ये बहुत पास पास है बेटा, तो ऊपर नीचे से स्केप बहुत कम करेगा ना बच्चा, बहुत कम स्केप करेगा, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा और साइज बहुत छोटा, ठीक है बच्चा। ये दूरी बहुत छोटी और एरिया बहुत बड़ा, ठीक है बेटा। तो मान लिया जाए बेटा, इसमें से ये जो बॉडी है, ये बॉडी हमारा क्या है, एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है बेटा। लेकिन ये क्या है, ये कोई जनरल बॉडी है ना बेटा, जनरल ओपैक बॉडी। ये क्या है, एक जनरल ओपैक बॉडी है ना बच्चा। अगर कोई जनरल ओपैक बॉडी है बेटा, तो ओपैक बॉडी ट्रांसमिट तो नहीं करता, है ना। ओपैक बॉडी क्या करेगा, या तो एब्जॉर्ब करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, है ना बच्चा। अब सोचो, ब्लैक बॉडी और ये जनरल बॉडी, ब्लैक बॉडी ने इमिट किया, ब्लैक बॉडी ने बेटा इमिट किया, है ना बेटा। तो इसका इमिशन क्या लिखोगे, ईबी, है ना बच्चा। जब ये रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा बेटा, जब ये रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा,
तो ये तो ब्लैक सरफेस नहीं है बेटा, ये पूरा ऑब्जर्व नहीं करेगा, है ना, कुछ ही हिस्सा ऑब्जर्व करेगा। तो अगर इसमें ऑब्जर्व करने का गुण अल्फा है, ऑब्जर्व करने का गुण अल्फा, ऑब्जर्प्टिविटी अल्फा, है ना बेटा, इसका मतलब ये कितना ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व कर लेगा बेटा अल्फा ई बी, ये अल्फा ई बी ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। लेकिन बाकी जो बच जाएगा ये वापस कर देगा रिफ्लेक्ट, बोल बेटा, ये वापस भेज देगा, है ना। कितना भेजेगा, तो ये माइनस ये, इसका मतलब बेटा कितना भेजेगा ये बेटा, ये भेजेगा ई बी इंटू 1 माइनस अल्फा, है ना बेटा। लेकिन ये तो बेटा ब्लैक बॉडी है ना, जो भी इस पे वापस आएगा ये पूरा पूरा ऑब्जर्व कर लेगा। फिर सुनो, यहां से भेजा है 10 जूल, इसने ऑब्जर्व किया 2 जूल, बाकी 8 जूल वापस भेज दिया तो ये पूरा ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है बच्चा। अब चलो, अब ये भी तो इमिट कर रहा होगा बच्चा, तो अगर ये भी इमिट कर रहा है तो इसके इमिट करने की एनर्जी ई है ना। लेकिन ये तो ब्लैक सरफेस, जो भी इसके ऊपर गिरेगा बेटा ये तो पूरा पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, बोलो, ये पूरा पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, है ना बच्चा। अब सोचो, इन दोनों को रख करके लंबे समय तक छोड़ दिए, है ना बेटा। अगर लंबे समय तक छोड़ दिए और इनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, है ना बच्चा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर को कहा जाता है ना थर्मल इक्विलिब्रियम, बोल बेटा, है ना। जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया इसका मतलब अब टेम्परेचर किसी का नहीं बढ़ रहा, है ना बच्चा, टेम्परेचर किसी का नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब जो जितना ऑब्जर्व किया उतना इमिट किया। तो ये कितना ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया अल्फा ई बी, है ना बेटा। इमिट कितना किया, ई शुड बी इक्वल टू ई, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू ई अपॉन ई बी, बोल बेटा, अल्फा इक्वल टू ई अपॉन ई बी। लेकिन ई अपॉन ई बी को तुमने कैसे डिफाइन किया था, तुमने डिफाइन किया था बेटा इमिसिविटी से, इसका मतलब ये तो ई है, बोलो, ये तो ई है बेटा। इसका मतलब क्या साबित हो गया, साबित हो गया बेटा कि ई इज इक्वल टू अल्फा, है ना। ठीक है, तो किरचॉफ ने क्या प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया बेटा, कि एब्जॉर्प्टिविटी एंड इमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी एंड इमिसिविटी of any surface are always equal, है ना बेटा। क्या होता है, हमेशा दोनों बराबर होता है ना, ये कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, है ना, लिख लो। गैलेक्सी ऑन इट, बोलो बच्चा। सर एक बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर टाइप की वेवलेंथ एमिट करती है या फिर एक ही वेवलेंथ एमिट करती है? जोर से बोलो। एक बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हर टाइप की वेवलेंथ एमिट करती है या फिर कोई एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करती है? ये बात पूछने का क्या मतलब है अब? सर वो आपने पहले बोला था ना सर आपने कि मतलब एक हर टेम्परेचर पे बॉडी एमिशन होता है, तो सर भी वो थोड़ा सोच रहा था तो मैं नहीं बेटा, तुम लोग का मेमोरी बहुत कमजोर है, मेमोरी इतना वीक है कि बहुत भारी समस्या है ये। मैंने क्या लिखवाया था प्लैंक्स लॉ में कि हर टेम्परेचर पे हर वेवलेंथ में होता है एमिशन, ये लिखवाया ना? यस सर। फिर तुम क्यों पूछ रहे हो सवाल मुझसे, बताओ ये? सॉरी सर। यार ऐसे बेकार बेकार सवाल पूछते हो ना कि फिर मुझे लगता है कि बात करना ही बंद कर दे बच्चों से। तुम क्या लिखा रहे, अगर इक्वल टू 1 तो क्या लिखे हो, पूछो, अनम्यूट कर बोलो, अनम्यूट करो। कुछ नहीं बोलना है। तो अभी होमवर्क नहीं करेंगे डिस्कस बेटा, होमवर्क कल करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारा कल क्लास है ना हमारी। देख लेता हूँ टाइम टेबल में।
हाँ कल क्लास है हमारी, तो कल ही करेंगे डिस्कस, कल पूरा ही करेंगे डिस्कस। कल पढ़ाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ डिस्कस करेंगे। आज ही खत्म कर लिया जाए चैप्टर, आज टॉपिक खत्म करें। देखो बच्चा, ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो रे, अब मान लिया जाए, मानो ए बॉडी एट टेम्परेचर कैपिटल टी, ए बॉडी एट टेम्परेचर कैपिटल टी is kept in ओपन एटमॉस्फेयर। कहां रखा गया? एटमॉस्फेयर में रख दिया गया, मतलब सराउंडिंग का भी तो कुछ टेम्परेचर होगा। तो ओपन एटमॉस्फेयर एट टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है बेटा, मान ले बॉडी का टेम्परेचर टी बेटा और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है, जो बॉडी है ये कोई भी एक जनरल बॉडी है, इस जनरल बॉडी का टेम्परेचर टी है, इस जनरल बॉडी का टेम्परेचर टी है, और ये बॉडी एक ऐसे सराउंडिंग में रखा है जिस सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा टी नॉट है। ठीक है, तो अगर टी की वैल्यू टी नॉट से बड़ी है तो क्या होगा? ज्यादा लॉस करेगा, गेन कम करेगा। अगर इसका टेम्परेचर कम है तो लॉस कम करेगा, गेन ज्यादा करेगा। ठीक है बच्चा, अभी हम मान रहे हैं टी नॉट से बड़ा है, इसका मतलब इफेक्टिवली ये क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, ज्यादा लॉस कर रहा है, कम गेन कर रहा है ना बच्चा। तो अब देखो, सुनना ध्यान से बेटा बातों को। तो देख बेटा, किसी भी जनरल बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से किसी भी टेम्परेचर टी पर कितनी एनर्जी निकलती है? क्या कहा था? E सिग्मा टी पावर 4 है ना बेटा, E सिग्मा टी पावर 4 फ्रॉम 1 मीटर एरिया, है ना। 1 मीटर एरिया से, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से सिग्मा E टी पावर 4। तो अगर इस पूरे बॉडी का एरिया अगर A हो, है ना, तो पूरा कितना इमिट कर रहा होगा? तो क्या लिखेंगे? नेट रेट ऑफ इमिशन कितना बेटा? तो कहेंगे क्यू इमिशन। कितना इमिशन कर रहा है? तो कहेंगे इमिसिव पावर इनटू एरिया, इमिसिव पावर इनटू एरिया। इमिसिव पावर कितना था? ये था E सिग्मा टी पावर 4, तो इनटू एरिया हो गया। बोलो बच्चा, बात समझा है ना। अब सोचो, यही बॉडी गेन भी कर रहा होगा, है ना। तो अब मैं लिखूं बेटा रेट ऑफ, या ऐसे लिखो रेट ऑफ इमिशन। अब लिख रहा हूं मैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ये कितना इमिट किया और ये कितना एब्जॉर्ब किया, है ना बच्चा। तो क्यू एब्जॉर्ब, ध्यान देना बच्चा, सुन ध्यान से। मान ले तू एक कमरे में बंद है, तेरा टेम्परेचर टी और कमरे का टेम्परेचर टी नॉट, है ना। तुमसे एनर्जी बाहर निकली, दीवारों पे गिरी, है ना बच्चा। अब सोचो, दीवारों से एनर्जी निकल रही है ना बच्चा। तो दीवारों से एनर्जी निकल करके तुम्हारे ऊपर गिर रही है ना बच्चा। अब सुनो, मान लो बेटा दीवार टेम्परेचर टी नॉट पे है, तुम कमरे में नहीं है, कमरा से बाहर निकल जाओ। अब सोचो, ये सारी दीवारें अगर इमिट कर रही है बेटा, तो हवा में एनर्जी तैर रही है। जैसे कमरे में हवा है, वैसे ही समझो कमरे में रेडिएशन तैर रही है ना बेटा। कितना तैर रही है? तो कहेंगे इसके टेम्परेचर की वजह से कितना तैर रहा है, तो कहेंगे सिग्मा इंटू टी नॉट पावर 4, इतना तैर रही है बेटा। तुम जब इंटर किया तो तेरे बॉडी का एरिया ए, तो 1 मीटर स्क्वायर में इतनी एनर्जी तैर रही है, तेरे बॉडी का एरिया ए, तो तेरी बॉडी पे कितना गिरा? तेरे बॉडी पे गिरा इतना इंटू एरिया। बोलो बेटा, तेरी बॉडी पे गिरा इंटू एरिया, है ना। लेकिन बेटा हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, अगर होते तो पूरा एब्जॉर्ब कर लिए होते, हम पूरा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर हमारा एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा है, इसका मतलब सिर्फ अल्फा टाइम्स एब्जॉर्ब करेंगे, है ना बच्चा, सिर्फ अल्फा टाइम्स एब्जॉर्ब करेंगे बच्चा।
अब सोचो, अब हम कहते हैं बेटा इतना वो इमिट किया, इतना ये एब्जॉर्ब किया, तो क्या कहोगे? नेट लॉस इन रेडिएशन क्या हो जाएगा बेटा? Q इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू ए, ये माइनस ये, तो कितना हो गया? E सिग्मा ए टी पावर 4 माइनस अल्फा सिग्मा ए टी पावर 4। बोलो बेटा, ठीक है। अब कहोगे E इक्वल टू अल्फा फ्रॉम किरचॉफ लॉ, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू E सिग्मा ए टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। ठीक है बच्चा, ये कहां से आया? तो कहते ना फॉर्म किरचॉफ लॉ। ये हमारा बन गया रिजल्टेंट। अगर कोई बॉडी टी टेम्परेचर पे एक ऐसे सराउंडिंग में रखा हो जहां टेम्परेचर टी नॉट हो, तो ये बॉडी इन रिजल्टेंट इतना एनर्जी लॉस कर रहा होगा। जल्दी लिखो। निमिष शुक्ला बोलो। निमिष बोलो। लॉ जो है वो उसमें ओपैक सरफेस माने थे ना, मतलब ट्रांसमिटिविटी जीरो, इमिसिविटी जीरो मतलब किरचॉफ्स लॉ में ओपैक सरफेस माने थे ना। हाँ बच्चा, जनरल ओपैक सरफेस। हाँ, फिर उसको जनरल बॉडी के लिए कैसे ले लिया बाद में, मतलब ऑफ एनी सरफेस? मैंने वो एक्सपेरिमेंट में जो E इक्वल टू अल्फा है उसको साबित करने के लिए मैंने ऐसा माना। ओपैक बेटा तो हम किसी बॉडी को बना सकते हैं, जैसे दीवार, तेरे कमरे की दीवार ये ट्रांसपेरेंट है क्या? नहीं। ट्रांसपेरेंट अगर नहीं है इसका मतलब ओपैक है। यस सर। बेटा ओपैक बॉडी बिल्कुल पॉसिबल है ना बच्चा। यस सर, ठीक है। बोल बेटा एमएस वीरा। बोलो अल्फा। हेलो बोलो सर। इसमें किरचॉफ में सर अपन जो जनरल ओपैक लिए, तो सर इसमें जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हाँ, तो उसके इक्वल टू ई क्यू कर देंगे सर। मैंने क्या लिखा था उसके पहले? एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब क्या होता है बच्चा? हाँ हाँ, हो गया सर, हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम पे, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट जी, है जी। ना? सेम नहीं, कांस्टेंट। आयुष मिश्रा। सर ये अब्जॉर्प्शन वाला एक बार बता दो। अब्जॉर्प्शन वाले में यस सर। जैसे मान लो किसी कमरे, एक ऐसा कमरा सोचो जिस कमरे में चारों दीवार जो है वो लाइट के सोर्सेज हैं। ठीक, लाइट ऑन कर दिया गया तो सारे कमरे में रोशनी फैली है। सुन रहा है? म्यूट हो गया आयुष। यस सर, सुन रहे हैं। हाँ, तो अगर मान लो कमरे की सारी दीवार जो है बेटा वो लाइट के सोर्स हैं, सब लाइट को ऑन कर दो तो कमरे में लाइट फैली होगी ना? यस सर। अब उस कमरे में तुम इंटर किया, तेरे बॉडी पे लाइट गिरेगी। यस सर, गिरेगी। तो कमरे में जो लाइट फैली है वो किसकी वजह से? सर जो दीवार है उसकी वजह से ना। तो वहां किसका टेम्परेचर लेंगे? सर जिसका सर टेम्परेचर डिफरेंस वाले लिखेंगे ना। दीवार का लेंगे ना बेटा, फिर तो दीवार ही मीट किया ना। यस सर, जो इमेज कर रहा है उसका लेंगे। तो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया। बोलो, सराउंडिंग की वजह से स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, सॉरी टोटल इमिसिव पावर है ना? यस सर। मतलब इमिसिव पावर का मतलब क्या होता है? पर यूनिट एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर में इतनी एनर्जी है। अगर तू कमरे में इंटर किया, तेरे बॉडी का एरिया ए है, तो तेरी बॉडी पे इतना गिरेगा। 1 मीटर स्क्वायर में इतना, तो तेरे बॉडी पे इतना। यस सर। उसमें से आधा या 1/4 या 1/10 या 1/3 तो ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है? समझ गया। ओके बच्चा।
देख बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ mass 20 kg and specific heat capacity, specific heat capacity ये हमारा है 1000 जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, and area 10 meter square, area 10 meter square at 200 Kelvin is placed in space। ठीक है बेटा, स्पेस में प्लेस कर दिया, और स्पेस में कैसा है ये है आइसोलेटेड, इसका मतलब इसके आसपास कोई भी बॉडी नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। इमिसिविटी दिया हुआ है 3/17, बॉडी का इमिसिविटी दिया हुआ है 3/17। तो पहला सवाल है बेटा, फाइंड रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, एक सेकंड में कितना एनर्जी लॉस किया होगा एट t = 0, स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में एक सेकंड में कितना लॉस किया एनर्जी। बी वाले में आओ, कहता है बेटा फाइंड टाइम टेकन इन फॉलिंग टेम्परेचर गिरने में कितना समय लगेगा, कहां से कहां, तो 200 से 199.9। ठीक है बेटा, मतलब 0.1 केल्विन, 0.1 केल्विन होने में कितना समय लगेगा। अगला सवाल, फाइंड टाइम टेकन इन 200 केल्विन से 100 केल्विन, 200 से 100 होने में समय कितना लगेगा। ठीक है बच्चा, चल देख ये सवाल कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो बेटा, ये सवाल में कहता है ओपन स्पेस में रखा बेटा, इसके आसपास कोई सराउंडिंग बॉडी नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में नो सराउंडिंग। बोल बच्चा, अगर यहाँ सराउंडिंग नहीं है बच्चा, इसका मतलब एब्जॉर्ब करने की बात नहीं है इसमें। अगर एब्जॉर्ब करने की बात नहीं है बेटा, इसका मतलब इस बार क्यू जो है वो सिर्फ क्यू इमिशन है, इस बार क्यू जो है वो सिर्फ क्यू इमिशन है। तो क्यू इमिशन कितना होगा, तो कहोगे E सिग्मा T⁴। बोलो बच्चा, यही होगा ना बच्चा। तो अब हम फर्स्ट वाले केस की बात करें तो क्यू कितना हो जाएगा, E का वैल्यू 3/17, सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा कितना था बेटा 17/3 इंटू 10⁻⁻8, एरिया हो गया बच्चा 10 इंटू टेम्परेचर का पावर 4, 200 केल्विन का पावर 4। तो देख बेटा 200 का पावर 4 करेगा तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया बच्चा। तो कितना बच गया, ये बच गया 2 का पावर 4, इसका मतलब बेटा 160 वाट। बोलो, है ना, 160 वाट से वो एनर्जी लॉस कर रहा है ना बच्चा। ठीक है, अब देखो बी वाला पार्ट में, बी वाला पार्ट कहता है बेटा फाइंड टाइम टेकन इन फॉलिंग टेम्परेचर 200 से 199.9। अब देख बेटा ये टेम्परेचर का फॉल काफी कम है ना, बहुत कम है ना 200 के मुकाबले में, 200 के मुकाबले में ये चेंज बहुत छोटा है ना। ये इतना छोटा चेंज है बेटा कि हम मान सकते हैं कि रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फॉर सच ए स्मॉल चेंज, है ना बेटा, इतना छोटा सा चेंज के लिए हम मान सकते हैं कि टी हमारा कांस्टेंट है। और कितना कांस्टेंट है, तो 200 केल्विन कांस्टेंट है बच्चा। तो अगर हमने मान लिया कि 200 केल्विन अगर कांस्टेंट है बच्चा, इसका मतलब इसी रेट से लगातार एनर्जी निकल रही है। तो एक सेकंड में इतना निकल रही है बेटा, तो टी सेकंड में कितना निकल जाएगा, तो कहोगे क्यू इंटू टी, है ना बेटा। अब एनर्जी निकलने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर गिरेगा,
इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। बोलो बेटा, होगा रे? तो क्या देगा, क्यू इंटू टी, 160 इंटू टी इक्वल टू मास। मास था बेटा कितना हमारा, 20 किलोग्राम। एस था बेटा 1000। डेल्टा टी कितना हुआ, डेल्टा टी हो गया बेटा 0.1, है ना? तो टी हमारा निकल गया बेटा। बोलो, समझ में आया? तो हमारा यहां से टी निकल गया। ठीक है बच्चा, अब आ जाओ सी पार्ट पे। तो देखो बेटा, जो सी वाला पार्ट है ना, इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा है बच्चा। इसका मतलब इस बार तुम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं मान सकता। ठीक है, तो तुम कैसे करोगे सवाल को? तुम कहोगे मान लिया ये बॉडी हमारा टेम्परेचर टी पे है बच्चा, है ना? ठीक है, एनर्जी लॉस करेगा बेटा। तो ये था टी बराबर टी सेकेंड, टी सेकेंड पे इतना, है ना? और थोड़ी ही देर बाद इसका टेम्परेचर हो जाएगा टी प्लस डी टी टाइम में, टी प्लस डी टी टाइम में इसका टेम्परेचर हो जाएगा टी प्लस डी टी। बोल बच्चा, है ना? अगर ये एनर्जी इमिट कर रहा है बच्चा, तो इसके एनर्जी इमिट करने से इस टी टाइम इंटरवल में, स्मॉल डी टी के टाइम इंटरवल में dt का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा बच्चा, है ना? तो हम बिल्कुल समझते हैं बेटा कि टेम्परेचर यहाँ कम होना चाहिए, बढ़ेगा थोड़ा ही, है ना? तो दिमाग में ये बात रखो कि यहाँ माइनस होना चाहिए, दिमाग में बात रखो कि यहाँ माइनस होना चाहिए, है ना बेटा? लेकिन मजबूरी है कि dt को हमेशा हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, है ना बच्चा? तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करूंगा मैं। देखो बेटा, अब देखो इसके आगे, तो देखो बेटा यहां से यहां जाने में अगर ऐसे हमारा वेरी किया बेटा टेम्परेचर, है ना, तो हम क्या कहेंगे, अगर वो टेम्परेचर टी पे है बेटा, तो वो कितना इमिट कर रहा होगा, वो इमिट कर रहा होगा बेटा ई सिग्मा ए टी पावर 4, है ना बेटा? और ये क्यू का मतलब क्या है, तो कहेंगे ये क्यू का मतलब है डी क्यू बाई डी टी। बोल बेटा, है ना? या ऐसे कहो, छोड़ो, ये बेटा रेट ऑफ लॉस ऑफ इमिशन है बेटा। ये हमारा क्या है, 1 सेकेंड में लॉस किया हुआ एनर्जी एट टेम्परेचर टी, है ना? तो अब सोचो 1 सेकेंड में इतना लॉस किया बेटा, तो dt टाइम इंटरवल में कितना लॉस किया, तो कहोगे dt में लॉस कर दिया क्यूब इंटू dt। बोलो बेटा, है ना? और इतना लॉस करने से क्या हुआ कि टेम्परेचर में इतना चेंज आ गया बच्चा, है ना? तो टेम्परेचर में इतना चेंज आ गया तो क्या लिख देंगे बेटा इसको हम लोग, एम एस डी टी। बोलो बेटा, एम एस डी टी, है ना? और कहा था ना कि टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब dt का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, है ना बच्चा? अब q का वैल्यू यहां से पुट करो, e सिग्मा a t पावर 4 dt इक्वल टू माइनस एम एस डी टी। ठीक है बच्चा? तो ये क्या हो गया, dt इक्वल टू माइनस एम एस बाई ई सिग्मा ए डी टी बाई टी का पावर 4। ठीक है बच्चा? अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से टाइम टी, और ये 200 केल्विन से 100 केल्विन। अब यहाँ टी निकल जाएगा। ठीक है, नोट कर ले। बोलो एमएस वीरा। सर हो गया था सर, क्लियर हो गया था वो पिछला क्वेश्चन। जुपिटर। सर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में सर सिर्फ एक लाइन सुननी है स्टार्टिंग की, अल्फा ई बी इक्वल टू ई कैसे लिखा? फिर से बोलो, समझ में नहीं आया, फिर से बोलो बेटा। सर अल्फा ई बी इक्वल टू ई कैसे लिखा था ओपेक वाले में? ई बी इक्वल टू ई कैसे लिखा था?
सर हाँ सर स्टार्टिंग उसके पहले मैं लिखा ना रे, अगर एट थर्मल इक्विलिब्रियम अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई भी जितना गेन कर रहा है उतना ही लॉस कर रहा है बच्चा, है ना। तो ओपेक सरफेस गेन किया अल्फा ई बी, लॉस किया ई। ठीक, थैंक यू। ओके बच्चा। विकास कुमार बोलो। अरे इस वाले क्वेश्चन में ए पार्ट समझ में नहीं आया सर। कौन ए पार्ट? यस सर। पहला पार्ट समझ में नहीं आया? यस सर। भाई सबसे आसान तो पहले ही पार्ट है यार, सीधे वैल्यू पहले पुट किया हो, कुछ तो किया ही नहीं मैंने ए पार्ट में। सर सी पार्ट भी समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सी पार्ट भी दोहरा दीजिए सर। बी पार्ट समझा? हाँ बी पार्ट समझ में आ गया सर। सी पार्ट में टेम्परेचर कहाँ से कहाँ वेरी किया था? टी से टी प्लस डी टी तक। बेटा क्वेश्चन में सी में कहाँ से कहाँ वेरी किया टेम्परेचर? 200 से 100। यस सर। तो टेम्परेचर ऐसे वेरी करेगा तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो गया रे। यस सर। हाँ, इतने ज्यादा वेरिएशन को हम इसके जैसा ट्रीट नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्यू वेरिएबल हो जाएगा टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो मैंने कहा मान लो टेम्परेचर टी, थोड़ी देर बाद हो गया टी प्लस डी टी। ठीक है, कितने समय के बाद? तो dt समय के बाद। तो dt समय के बाद इतना टेम्परेचर हो गया तो dt टाइम में कितना लॉस किया? तो 1 सेकंड में लॉस किया q, तो dt टाइम में लॉस किया q dt, और इतना लॉस करने से उसका टेम्परेचर घट गया तो माइनस ms dt। ठीक है, बात समझा? और फिर इसको ms dt में इसको q पुट कर दिया फार्मूला वाला, और t को नीचे भेज के इंटीग्रेट किया। इरेज कर रहा हूं बच्चा। अब देख बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कुछ खास नहीं, छोटी सी बात है, समझ लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? देखो बेटा, कहता है कि जो सराउंडिंग तुम्हारा था, है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था? T नॉट, और बॉडी कितना था? T, है ना बेटा। तो ये कहता है कि देखो टेम्परेचर T जो है वो T नॉट से बड़ा है ना, और T माइनस T नॉट की वैल्यू डेल्टा T है ना। उसने कहा T माइनस T नॉट की वैल्यू डेल्टा T। अगर ये मान लिया जाए कि डेल्टा T की वैल्यू बहुत छोटा है T नॉट से और बहुत छोटा है T से, है ना, तो इस लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर एकदम आसपास है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो देखो, उसने कहा कि देखो Q का फॉर्मूला क्या था? E सिग्मा A T पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4। ठीक है बच्चा, इसने क्या कर दिया? इसने कर दिया E सिग्मा A, T का वैल्यू यहां से पुट कर लो, तो ये हो गया T नॉट प्लस डेल्टा T का पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4, है ना बच्चा। अब T नॉट बाहर निकाल लो, तो ये हो गया E सिग्मा A, ये कितना बेटा? T नॉट पावर 4 बाहर निकाल लो, तो कितना बच गया? 1 प्लस डेल्टा T बाई T नॉट का पावर 4 माइनस 1। ठीक है बेटा, समझा? और देखो इक्वल टू, तो फिर हमारा हो जाएगा बेटा ये इज इक्वल टू E सिग्मा T नॉट पावर 4 इनटू, देख बेटा अब इसको कर देंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इसको कर दो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 डेल्टा T बाई T नॉट माइनस 1, है ना बच्चा। अब यहां से 1 कैंसिल कर लो, तो कितना हो जाएगा? E सिग्मा A छूट गया, A सिग्मा A T नॉट का पावर 4 इंटू 4 डेल्टा T बाई T नॉट, है ना बेटा। तो देखो T नॉट एक कट गया, तो बच गया तुम्हारा 4 E
सिग्मा ए टी नॉट क्यू इंटू डेल्टा टी, है ना। डेल्टा टी यहां से पुट करो, टी माइनस टी नॉट, तो क्या हो गया बेटा ये टी माइनस टी नॉट, ठीक है बेटा। और ये जो हमारा Q है वो Q क्या है बच्चा, ये हमारा Q क्या है, ये है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अगर हीट Q है तो Q का रेट क्या होगा, Q का रेट हो जाएगा बेटा dQ बाई dt, है ना। और इस dQ बाई dt को हम बोलेंगे बेटा क्या, dQ बराबर माइनस ms dt बाई dt इज इक्वल टू 4 ई सिग्मा ए टी नॉट क्यू टी माइनस टी नॉट, ठीक है बच्चा। तब देखो माइनस ms dt बाई dt करेंगे, इस ms को नीचे भेज दो तो क्या हो गया माइनस dt अपॉन dt इक्वल टू 4 ई सिग्मा ए टी नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई ms इनटू टी माइनस टी नॉट, ठीक है बच्चा। तो अब यहां दिमाग लगाने का है बेटा, क्या दिमाग लगाने का है कि देखो ये सारी चीज जो है बेटा ये कांस्टेंट है ना। डाउट हमें किस पे है, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे, है ना बच्चा। तो अब सोचो अगर एक हाई टेम्परेचर की बॉडी को अगर बाहर रख के छोड़ देंगे तो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, बॉडी ठंडा हो जाएगा, लेकिन सराउंडिंग तो बहुत बड़ा मास है ना बच्चा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसका मतलब लगभग ये कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये पूरा हो गया कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या कर देंगे इसका मतलब बेटा माइनस dt अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नॉट, है ना बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या हुआ रेट ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर घटने का